नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया था। इसी क्रम में आज हम प्रेमचंद जी का एक उपन्यास कर्मभूमि के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कर्मभूमि उपन्यास का कथासार जानेंगे। किसी भी उपन्यास की कथा का परिचय जानने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि उस उपन्यास के मुख्य पात्रों की जानकारी प्राप्त कर लें। तो आइए पहले देखते हैं कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत है। समरकांत अमरकांत के पिता एवं प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। सुखदा अमरकांत की पत्नी है। नैना अमरकांत की बहन। मनीराम नैना का पति है। सलीम अमरकांत का दोस्त और रेणुका देवी सुखदा की माँ और अमरकांत की सास है। अन्य पात्रों में सकीना, पठानी, मुन्नीबाई, कालिखा आदि आती हैं। अब हम आते हैं इसके कथासार पे। कथासार में देखिए कि प्रेमचंद द्वारा लिखित यह उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित एक सामाजिक उपन्यास है। साथ ही यह उपन्यास यथार्थ और आदर्श के अद्भुत समन्वय की एक कृति है, जिसमें मनुष्य के देवत्व की विजय का उद्घोष है। कर्मभूमि उपन्यास कर्म की भावना पर बल देता है। जो कर्म में विश्वास करता है वही नाम, काम तथा यश प्राप्त करता है। जो आलसी है वह गरीबी और विपत्तियों में जीवन जीता है। लाला, समरकांत, धनीराम, मनीराम आदि इसी तरह के पात्र हैं जो चालाकी, बेईमानी और धोखाधड़ी से काम करते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। भले ही अत्याचार के माध्यम से धन कमाए, वहीं अमरकांत, सलीम, सुखदा, मुन्नी आदि अलग तरह के पात्र हैं जो निरंतर कर्म के क्षेत्र में लीन रहते हैं, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर आगे बढ़ती हैं। एक प्रकार से लेखक ने समरकांत और उसके परिवार के माध्यम से वर्ग भेद की समस्या को उठाते हुए उसका निदान भी प्रस्तुत किया है। काशी के धनवान व्यक्ति हैं समरकांत और अमरकांत इन्हीं समरकांत का पुत्र है। समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली है। अमरकांत काशी के क्वींस कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र है। कॉलेज में हर महीने 7 तारीख तक फीस दी जाती है। न देने पर नाम काट दिया जाता है या दुगनी फीस देनी पड़ती है। परंतु अमरकांत के पिता जो है वह उसकी शिक्षा पर व्यय करना उचित नहीं समझते, इसलिए वे समय पर उसकी फीस नहीं भरते। वे उसे व्यापार में लगाना चाहता है। तब अमरकांत पिता से फीस के पैसे नहीं लेता और इसी चिंता में डूबा रहता है कि फीस कैसे भरे। तभी उसका मित्र सलीम उसकी चिंता को समझ जाता है और उसे बिना बताए ही अमरकांत की फीस जमा कर देता है। अमरकांत की माँ का देहांत हो गया है। अब उसके पिता समरकांत अपने मित्रों के कहने पर दूसरा विवाह कर लेते हैं। अमरकांत अपनी नई माँ का स्वागत स्नेह से करता है, पर बदले में उसे स्नेह नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। बात बात पर उसे डांट पड़ती है। पिता पुत्र में परस्पर मतभेद बना रहता है, जिसके कारण दोनों में स्नेह का अभाव हो जाता है। परंतु अमरकांत अपनी सौतेली बहन
नैना से अत्यधिक स्नेह रखता है। इस प्रकार से उद्योगपति समरकांत दो दो विवाह करके भी अंततः विधुर जीवन ही व्यतीत करते हैं। और इधर नैना से अमरकांत को अत्यधिक प्रेम है और दोनों के बीच सगे भाई बहन का संबंध है। अमरकांत सामाजिक विचारधारा का एक स्वाभिमानी युवक होता है। वह अपने पिता से फीस के पैसे नहीं लेता और स्वयं ही व्यापारियों के हिसाब किताब रखकर अपनी शिक्षा का खर्च निकालता है और अपने अथक मेहनत से मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेता है। इधर उसके पिता समरकांत उसका विवाह कर देते हैं लखनऊ की एक धनी विधवा रेणुका की पुत्री सुखदा से। सुखदा उन्हीं की तरह यानी लाला समरकांत की तरह ही धन कमाने और संचय करने में विश्वास करती है। जब अमरकांत का विवाह होने के पश्चात अमरकांत के पिता उसे कड़वे वचन कहते हैं तो सुखदा इस अपमान को सहन नहीं कर पाती और अमरकांत को माँ के पास चलने के लिए कहती है, परंतु अमरकांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। विवाह के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अमरकांत और सुखदा में सामंजस्य नहीं है। दोनों के विचार अलग अलग हैं। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अमरकांत के सामने समस्या आती है कि वह पैसा कैसे कमाए। तब वह व्यापारियों के यहाँ लिखने पढ़ने का काम करने लगता है। पुत्र के इस तरह कार्य करने को लेकर समरकांत बहुत क्रोधित होते हैं, किंतु जब अमरकांत ये कहता है कि वह व्यावसायिक ज्ञानोपार्जन के लिए कर रहा है तो समरकांत थोड़ा धीरज बंधाते हैं कि वह कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। अतः उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। अमरकांत की रुचि व्यवसाय की अपेक्षा सामाजिक कल्याण में अधिक है। सुखदा के बहुत समझाने पर अमरकांत पिता की दुकान पर बैठने के लिए राजी हो जाता है और साथ ही साथ गृहस्थी के कार्यों में भी रुचि देने लगता है। तभी उपन्यासकार ने अमरकांत की विचारधारा को बदलने के लिए दुकान पर चोरी का कंगन बेचने आए काले खां का भी उल्लेख किया है कि जब एक बार अमरकांत दुकान पर बैठा था तो काले खां नाम का व्यक्ति वहां आता है जो चोरी किए हुए सोने के कड़े बेचना चाहता है। अमरकांत उसे मना कर देता है। काले खां बहुत मोलभाव करता है और अंत में अमरकांत पुलिस का डर दिखाकर उसे भगा देता है। जब लाला समरकांत को इस बात का पता चलता है तो वे अमरकांत को बहुत भला बुरा कहते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कि दुकान पर जब वो बैठा होता है तो एक बूढ़ी पठानीन आती है जो अमरकांत से 5 रुपये मांगती है। पूछने पर अमरकांत को ज्ञात होता है कि यह विधवा स्त्री समरकांत के पुराने नौकर की विधवा है, जिसे सहायता के रूप में 5 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। अमरकांत उस बूढ़ी पठानीन को जब घर छोड़ने जाता है तो उसकी पोती सकीना से उसकी मुलाकात हो जाती है और अमर उसके रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है। साथ ही सकीना के घर की दयनीय दशा देखकर उसे अपने पिता समरकांत पर भी क्रोध आता है कि सहायता के रूप में जो 5 रुपये दिए जाते थे उससे घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। बूढ़ी पठानीन अमरकांत से प्रार्थना करती है कि उसकी पोती के बनाए हुए रुमालों द्वारा वह उनकी बेचने की व्यवस्था करे और साथ ही उसके लिए वर खोजने को भी कहती है। तभी दुकानदार ने एक और अन्य घटना का उल्लेख किया है जिसमें शराबी गोरों और मेम द्वारा का उल्लेख उन्होंने किया है और एक भिखारिन द्वारा गोरों को मारे जाने की घटना का उल्लेख किया है। घटना यह है कि एक दिन समरकांत जब दुकान पर बैठा हुआ
तो 2 अंग्रेज और एक मैम सोने की जंजीर बेचने आते हैं। बाहर जाते समय भिखारिन से मुठभेड़ के दौरान उनकी हत्या हो जाती है। परिणाम यह होता है कि उस भिखारिन का नाम मुन्नी है। पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। तब मुन्नी अपना अपराध भी कबूल कर लेती है और साथ ही ये बताती है कि उसने उस गोरे की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। परिणाम स्वरूप समस्त जनता की सहानुभूति उसके साथ रहती है और दूसरी ओर शांति कुमार उसे मुन्नी को बरी करवाते हैं और जज भी मुन्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं कि उसने हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की थी, अतः उसे मुक्त कर दिया जाता है। मुन्नी का पति उसे मनीराम घर वापस ले जाना चाहता है, किंतु मुन्नी घर लौटना नहीं चाहती। उसे डर है कि उसे समाज सम्मानपूर्वक जीने नहीं देगा। इधर अमरकांत मन ही मन सकीना से प्रेम करने लगता है। इसी बीच अमरकांत के घर पुत्र का जन्म होता है। लाला समरकांत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दिल खोलकर खर्च करते हैं। अमरकांत भी पुत्र जन्म के पश्चात घर गृहस्थी के कार्यों में ध्यान देने लगता है। यद्यपि वह सुखदा से अत्यधिक स्नेह करता है, परंतु वह सकीना के प्रति भी आकर्षित हो जाता है। जब सलीम उसे आकर बताता है कि सकीना का विवाह होने वाला है, तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वह उसे अपनाने लगता है। सलीम उसे समझाने का प्रयास करता है, किंतु अमर सकीना को लेकर दूर चले जाना चाहते हैं, परंतु सकीना इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके कारण अमरकांत के जीवन में कठिनाई आए और साथ ही वह आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा अमरकांत के सामने करके उसके प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करती है। इधर अमरकांत अपना अधिकतर समय कल्याण कार्यों में बिताता है। उसे म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बना दिया जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि वह अपना पूरा समय व्यापार में लगाए। पिता और पुत्र में कहासुनी हो जाती है। वह अपने मन की बात पिता को बता देता है। समरकांत अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अमरकांत अपनी पत्नी और बच्चे सहित घर से अलग होने के लिए अमरकांत को कह देते हैं, जिसे सुनकर अमरकांत और सुखदा हैरान हो जाते हैं। नैना को अपने भाई भाभी के इस तरह घर छोड़ना ठीक नहीं लगा। घर गृहस्थी के लिए अमरकांत खादी बेचने का काम शुरू कर देता है और सुखदा एक विद्यालय में 50 रुपये की नौकरी करने लगती है। कुछ समय पश्चात सुखदा को पता चलता है कि लाला समरकांत बीमार है, तो वह उन्हें देखने घर जाती है। उनकी हालत देखकर उसे पश्चाताप होता है। वह लाला समरकांत की खूब सेवा करती है। समरकांत को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह पुत्र की उदासीनता से दुखी रहने लगता है। बीच बीच में सुखदा और अमरकांत के झगड़े होने लगते हैं। अमरकांत के लिए एक ही जगह ऐसी है जहां वह कुछ पल शांति के साथ बिता सकता है, तो वह सकीना के घर जाने लगता है। बूढ़ी पठानिन को अमरकांत का इस तरह आना अच्छा नहीं लगता। वह उसे साफ साफ मना कर देती है। अमरकांत अपने दिल की बात अपने दोस्त सलीम को बताता है। सलीम अमरकांत और समरकांत के बीच समझौता करना चाहता है। अमर सकीना को अपनाना चाहता है, परंतु समरकांत इसके लिए राजी नहीं होता। अमरकांत घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहने चला जाता है। वहाँ अमरकांत अपने परिवार, बहन नैना और बूढ़ी नौकरानी सिल्लो के साथ 10 रुपये किराए के मकान में रहने लगता है और इधर सुखदा भी
विद्यालय में नौकरी करके घर का खर्च चलाने लगती है। अमरकांत जहाँ जाता है वह निम्न जाति के लोगों की बस्ती है। अमरकांत जात पात नहीं मानता, इसलिए उसे वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। अमर यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला शुरू करता है, उन्हें साफ सफाई का महत्व बताता है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगता है। अमरकांत के समझाने पर चमार जाति के लोग मांस मदिरा खाना भी बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोगों में भी बदलाव आ जाता है। यहीं रहते हुए अमरकांत की मुलाकात भिखारिन मुन्नी से होती है। मुन्नी उसे अपने अपराध मुक्त होने से लेकर इधर आने तक की पूरी कथा सुनाती है और इसी गांव के चौधरी के लड़के ने उसे बचाया था। उसका इलाज कराया, यहीं रहकर उसे पर्याप्त सम्मान मिला। अमरकांत के घर छोड़ने के बाद समरकांत को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और राम कथा का आयोजन करवाते हैं। कथा को सुनने बहुत से लोग आते हैं। कुछ चमार जाति के लोग कथा सुनने के लिए मंदिर के बाहर दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। पंडित समाज इसका विरोध करता है, झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तब डॉक्टर शांति कुमार अछूतों का पक्ष लेते हैं। वे उन्हें मंदिर में प्रवेश दिलवाना चाहती हैं। इस लड़ाई में शांति कुमार को लाठियां भी खानी पड़ती है, वे घायल भी हो जाते हैं। लाला समरकांत दोनों पक्षों की लड़ाई को शांत करने के लिए पुलिस को बुलाते हैं। इससे सुखदा नाराज हो जाती है। वे समरकांत को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। रेणुका देवी कल्याण के लिए ट्रस्ट की स्थापना करती है और शांति कुमार अपना संपूर्ण जीवन समाज में लगा देते हैं। इधर नैना का पति धनीराम के पुत्र मनीराम के साथ नैना का विवाह होता है और वह उसे लेने आता है, परंतु मनीराम में बहुत बुरी आदतें होती है, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। तो नैना उसके साथ जाना नहीं चाहती और अपना जीवन समाज कल्याण में लगाने का निर्णय करती है। सेवाश्रम की शाखाएं हर मोहल्ले में खोल दी जाती है। सुखदा गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से जमीन मांगती है। धनीराम इसका विरोध करते हैं। सुखदा आंदोलन करती है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। समरकांत उसे जमानत पर रिहा करवाना चाहते हैं, परंतु सुखदा मना कर देती है। सलीम अमरकांत का दोस्त उसी गांव में IAS अफसर बनकर आता है जहां अमरकांत रहता है। सलीम अमरकांत से मिलता है, उसे सकीना के विषय में बताता है और उससे विवाह की अनुमति भी मांगता है, जिसे अमरकांत स्वीकार कर लेता है। सुखदा और समरकांत की सामाजिक कारणों में अग्रणी की भूमिका की जानकारी भी सलीम उन्हें देता है। अमरकांत के गांव में किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इधर गृहस्थी के सुख से वंचित नैना समाज सेवा में लग जाती है और निर्धनों को जमीन और मकान देने के लिए आयोजित आंदोलन का नेतृत्व करती हुई अपनी ही पति की गोली का शिकार होती है। जब कलेक्टर बनकर सलीम उसी गांव में आता है जहां अमरकांत रहता है, तो अमरकांत अपने गांव के किसानों का लगान माफ़ करने का अनुरोध करता है और नहीं माने जाने पर एक सभा आयोजित करता है। उसके जोशीले भाषण से उत्तेजित होकर किसान विद्रोह पर उतर आते हैं, जिसे देख करके पुलिस अमरकांत को गिरफ्तार करना चाहती है। उसी समय अमरकांत की प्रशंसक मुन्नी गांव वालों को पुलिस के खिलाफ भड़काती है। इसी कारण मुन्नी पर मुकदमा चला जाता है। अंत में नैना की मृत्यु हो जाती है और नैना की मृत्यु के पश्चात सेठ धनीराम ने अपनी ज़मीन गरीबों को दान कर दी। म्यूनिसिपल बोर्ड के अनुरोध करने पर सभी कैदी छोड़ दिए गए और सलीम, अमर आदि 5 व्यक्तियों की कमेटी किसानों की लगान माफ़ी करने के लिए नियुक्त की, जिसके कारण वर्षों से चला आ रहा वर्ग संघर्ष समाप्त हुआ और एक स्वस्थ और प्रसन्न समभाव युक्त समाज की स्थापना हुई। और
यहीं पर अंततः हम देखते हैं कि अमरकांत के चरित्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अमरकांत, सुखदा, समरकांत आदि सभी का चरित्र जो है वो देवत्व की ओर जाता है और सभी अच्छे कार्य के लिए जेल में चले जाते हैं। जेल में इनको छोड़ने की घोषणा की जाती है। अमर तथा सुखदा पिता से क्षमा याचना भी करते हैं। सलीम और सकीना का विवाह निश्चित हो जाता है। अंत में सभी उसी गांव में रहकर जाने का निश्चय करते हैं जहां अमरकांत रहता था। तो यह थी एक कर्म भूमि उपन्यास की छोटी सी कहानी। अगले व्याख्यान में हम कर्म भूमि उपन्यास की तात्विक विवेचना करेंगे। धन्यवाद।